गुड मॉर्निंग मैम। चलो गुड मॉर्निंग करना है, गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या आपने कल का वीडियो लेक्चर देखा? नहीं, यस और नो? किसी ने तो देखा होगा, किसी ने भी नहीं देखा? यस मैम। देखा। और जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए क्या करें, आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन। जिन्होंने देखा उनमें से किसी को डाउट? देखिए, हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट किया है। थर्ड यूनिट में सबसे पहला टॉपिक है टर्म्स ऑफ ट्रेड, और जो टॉपिक है टर्म्स ऑफ ट्रेड वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, इसलिए उस टॉपिक को मैं लास्ट में वापस से लूंगी। ऐसा नहीं है कि वी विल नॉट स्टडी दैट, हम वही सेम टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे, पर यूनिट 3 के जो दूसरे टॉपिक्स हैं पहले उन्हें कवर कर लेते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, और इसी के बारे में था हमारा कल का वीडियो। जो कल का वीडियो लेक्चर था दैट वाज अबाउट गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड से कंट्रीज को क्या क्या गेन होते हैं और किस फैक्टर से, दो चीजें उसमें कवर हुई थी, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड और साथ ही साथ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ये पता चलता है कि किसी कंट्री को ज्यादा गेन हुआ है कि कम गेन हुआ है। क्लियर है? तो जितने भी बच्चों ने वीडियो देखा उन्हें पूरे टॉपिक में से कोई डाउट? मैम हाँ। मैम, डिफरेंस इन कॉस्ट रेशियो एक बार आप वापस समझा दीजिए। यस, तो मैं काम करती हूँ स्टार्टिंग से ही शॉर्ट में समझाती चली जाती हूँ, आप लोग मुझे पॉइंट्स के नाम बोलते जाइएगा, ठीक है? तो जिन लोगों ने नहीं देखा है थोड़ा उनके दिमाग में बैठे, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू कौन सा बैठेगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो पहला गेन्स क्या लिखा था आप लोगों ने? फर्स्ट गेन कल उस दिन के वीडियो लेक्चर में क्या था, किसी ने लिखा है? इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन and Yes. geographical division of labor. यस, एंड जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर। अब हमने लास्ट 2 यूनिट्स में पढ़ा है कि जब कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर करती हैं तो वो सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिसमें वो एफिशिएंट है, जिसमें उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। जैसे हमने देखा था कि इंडिया सिर्फ क्लोथ बना रही है, मलेशिया सिर्फ रबर बना रही है। तो अगर इंडिया बार बार सिर्फ क्लोथ का ही मैन्युफैक्चर करेगी तो स्पेशलाइज्ड हो जाएगी। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं वी गेट स्पेशलाइज्ड इन दैट। तो इससे कंट्रीज अपने अपने प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी। साथ ही साथ डिवीजन, जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में लेबरर्स सारी कमोडिटीज बना रहे हैं, नहीं, अब ज्योग्राफी के हिसाब से लेबर भी डिवाइडेड है, यानी इंडिया में सिर्फ लेबर्स को क्लोथ बनाना है, मलेशिया में सिर्फ लेबर्स को रबर बनाना है। क्लियर है? समझ में आया क्यों स्पेशलाइजेशन हम अचीव कर पाते हैं? इसलिए क्योंकि वी प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स इन विच वी आर हैविंग व्हाट, इन विच वी आर गुड, जिसमें हम ज्यादा अच्छे हैं, हम सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाते हैं। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इमोबाइल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड और रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेस एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव नहीं हो सकते। आप लैंड नहीं मूव करा सकते, आप ऑयल रिसोर्सेज मूव नहीं करा सकते, आप वाटर रिसोर्सेज मूव नहीं करा सकते। तो इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट ऐसे मिला है कि हम रिसोर्सेज तो मूव नहीं करा सकते, पर उन रिसोर्सेज से गुड्स बनाकर क्या कर देंगे? ट्रांसपोर्ट कर देंगे। समझ में आया? क्लियर है? वी कैन नॉट मूव व्हाट, क्या इमोबाइल है?
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर रिसोर्सेज इमोबाइल हैं, बट प्रोडक्ट्स आर Mobile. मोबाइल। रिसोर्सेज मूव नहीं कर सकते, रिसोर्सेज मूव नहीं हो सकते, पर चीजें तो बनाकर हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इंक्रीज इन वैल्यू। इंक्रीज इन वैल्यू, यस। अब इंक्रीज इन वैल्यू कैसे होता है? अगर कोई चीज हम हमारी कंट्री में बना रहे हैं एंड वो हमें कॉस्टली बन रही है, तो क्या हम उसे खुद बनाएंगे? नहीं, इंस्टेड हम उसे दूसरी कंट्री से क्या कर लेंगे? दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्टिंग कंट्री के लिए वैल्यू बढ़ रही है, हमारे लिए कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, क्योंकि हमें महंगी चीज बनानी नहीं पड़ रही है। इंस्टेड वी कैन टेक इट फ्रॉम अदर कंट्री एट लो रेट। अपने आप वो चीज महंगी पड़ रही है तो हम क्यों बनाए? हम इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट है कि हम दूसरी कंट्री से उसे ले लेंगे, तो हमारे लिए तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, यानी वैल्यू एडिशन। सिमिलरली एक्सपोर्टिंग कंट्री, अगर हम कोई चीज बहुत अच्छी बना रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत सस्ती बन जाती है, तो हम उसे इंटरनेशनल मार्केट में एट डैश रेट बेच सकते हैं, हायर रेट। अगेन हम एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए देयर इज व्हाट? इंक्रीज इन वैल्यू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं, Widen size of market. नेक्स्ट पॉइंट, Widens widens the size market. of market. यस, तो widens the size of market, हमारे प्रोडक्ट सिर्फ अपनी कंट्री में ही सेल नहीं हो रहे। नाउ थैंक्स टू इंटरनेशनल ट्रेड वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो मार्केट सिर्फ हमारी रीजन या हमारी कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है। क्लियर? जैसे कि टाटा के प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं सेल होते, टाटा के प्रोडक्ट्स यानी जैसे हम टाटा का एक ब्रांड है तनिष्क, टाटा के जो वॉचेस हैं वो सब इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल हो रहे हैं। तो मार्केट सिर्फ छोटा सा नहीं है, मार्केट हैज इंक्रीज्ड। यस, नेक्स्ट पॉइंट वाज वेराइटीज ऑफ गुड्स। ये भी आपको अंडरस्टूड होगा, हाउ वेराइटी ऑफ गुड्स यानी हमें सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स ही यूज करने को नहीं मिल रहा, आज हमें दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स भी यूज करने को मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट, इंक्रीज इन वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड वर्ल्ड वेलफेयर। यस, इंक्रीज इन वर्ल्ड प्रोडक्शन कैसे? याद होगा जब हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी या कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पढ़ी थी, तब ऐसा होता था कि इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर करने के बाद इंडिया के दोनों लेबर्स सिर्फ क्लॉथ बनाते थे, राइट? और मलेशिया के दोनों लेबर्स सिर्फ रबर बनाते थे। तो ऐसे क्या हो गया? हमारे रिसोर्सेस वेस्ट नहीं हो रहे ऐसी चीज बनाने में जिसमें हम इनएफिशिएंट हैं। हमारे सारे रिसोर्सेस वही प्रोडक्ट बनाने में लग रहे हैं जिसमें हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, जिसमें हम अच्छे हैं। तो लेबर का वेस्टेज नहीं होता, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। सिर्फ हम हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम कर रहे, वी आर एबल टू कंज्यूम दी प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, इसलिए कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों बढ़ रहा है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल आपने थ्योरीज में पढ़ा था, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर करने के बाद वाले टेबल्स बनाते थे तो उसमें प्रोडक्शन का नंबर भी ज्यादा आता था और कंजम्पशन का नंबर भी ज्यादा आता था। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वाज
फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द गेन्स फॉर, हाँ यस, तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे पहला फैक्टर है टर्म्स ऑफ ट्रेड, राइट। टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, हम कितने गुड्स दे रहे हैं, उसके बदले में हमें कितने गुड्स मिल मिल रहे रहे हैं। तो दिस इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर हमने एग्जाम्पल क्या दिया था कि एक वाइन की बोतल के अगेंस्ट में इंग्लैंड को 10 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ देने पड़ते हैं, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जिस कंट्री का फेवरेबल होगा उसी को बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे इंग्लैंड के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल नहीं है, उसे 10 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बनाने पड़ते, 10 ड्रेसेस देनी पड़ती हैं, तब जाके एक बॉटल ऑफ वाइन मिलता है। तो कितने कमोडिटी हमने दी, बदले में कितनी कमोडिटी हमने ली, ये गेन उसी कंट्री को होगा जिसके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है। गॉट इट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाज फैक्टर एंडोमेंट एंड टेक्निकल फैक्टर एंडोमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। तो फैक्टर एंडोमेंट मतलब कि फैक्टर्स का सप्लाई, फैक्टर्स किसके पास ज्यादा है, जिस कंट्री के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कैपिटल ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी होगी, वो चीज कम रेट में बना सकता है। और जब आप कम रेट में कोई चीज बनाओगे तो आपके प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। क्लियर, समझ में आया। हमने देखा था एचओ थियरी में, जिसके पास कैपिटल ज्यादा है उसके लिए कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी सस्ती है, राइट। चलिए उसके बाद आते हैं एफिशिएंसी करके एक टॉपिक था, मतलब थर्ड पॉइंट क्या था, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। यस। अब मैंने जब efficiency of country. हाँ, अब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में क्या होता है, सिर्फ आप प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मतलब आप कितनी स्पीड से बनाते हो सामान, कितनी क्वालिटी आपकी अच्छी है, साथ ही साथ आपकी कॉस्ट कितनी कम है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब होता है आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है, और साथ ही साथ कॉस्ट कितनी कम है। अगर ये तीनों चीजें हैं यानी आप एफिशिएंट होंगे, और अगर आप एफिशिएंट होंगे तो गेन्स ज्यादा होंगे। क्लियर, समझ में आया। अब ये जो एफिशिएंसी में जो 3 चीजें हैं ये एक्चुअली आपके पैम्पलेट में नहीं है, पर कॉलेज के पीपीटीज में था, तो इसलिए आई हैव इंक्लूडेड। क्लियर। तो अब जब भी, क्योंकि लास्ट टाइम के क्या बोलते हैं, पिछली बार के 2 यूनिट से एक लेसन मैंने सीखा है कि आई हैव टू मेक पीपीटीज, तो मुझे कॉलेज की पीपीटीज को भी रेफर करना बहुत जरूरी है। तो इस बार से डोंट वरी, कॉलेज की पीपीटी का मटेरियल भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाज कॉस्ट रेशियो, नहीं, रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, तो गेन्स उस कंट्री को, हाँ, रिलेटिव इलास्टिसिटी में गेन्स उस कंट्री को ज्यादा होगा जिसकी एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी भी ग्रेटर देन 1 होगी, रिलेटिवली इलास्टिक होगा, और इंपोर्ट भी रिलेटिवली इलास्टिक होगा। तो यहां से तो एक एमसीक्यू आएगा ही सही कि गेन्स उस कंट्री को होते हैं जिनकी एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी भी ज्यादा है, रिलेटिवली इलास्टिक है, या इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 है, फ्लैट कर्व है, और इंपोर्ट की इलास्टिसिटी भी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, फ्लैट कर्व होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए वो समझते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट के केस में अगर
प्राइस P है, क्वांटिटी डिमांडेड Q है। डायग्राम मुझे लगता है आपने भी बनाए होंगे वीडियो से देखकर। अगर प्राइस P है, क्वांटिटी डिमांडेड Q है, फिर अगर प्राइस थोड़ी सी कम होती है, प्राइस थोड़ी सी कम होती है, तो डिमांड बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स की बढ़ जाएगी। अगर आपका कर्व फ्लैट है तो, अगर आपने कर्व फ्लैट बनाया है, पहले प्राइस P है, क्वांटिटी Q है, प्राइस थोड़ी सी कम हुई P1, तो क्वांटिटी जो आएगी नई वाली वो ज्यादा बड़ी होगी। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट्स की प्राइस कम हो जाती है, ये पेन मैं इंटरनेशनल मार्केट में बेच रही हूं और इसकी प्राइस थोड़ी सी कम हुई, तो पर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। तो फायदा तभी है जब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। फिर इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट्स के लिए भी कर्व फ्लैट होना चाहिए। पहले प्राइस P है, क्वांटिटी डिमांडेड Q है, प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई, प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई और इंपोर्ट पहले से कम हो गए और बहुत ज्यादा कम होंगे इंपोर्ट अगर आप कर्व फ्लैट बनाएंगे तो। प्राइस P है, क्वांटिटी डिमांडेड Q है, प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई तो इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कम हो गए। और तभी फायदा होता है जब थोड़ी सी प्राइस बढ़े और हमारी कंट्री इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा, हमारी कंट्री इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा कम करते। कम कर दे। क्लियर है, समझ में आया। अब आते हैं लास्ट पॉइंट जो कि है कॉस्ट रेशो। अब इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है और इसके लिए कोई मेन एग्जाम्पल नहीं है समझाने के लिए, पर मैं इसको एक सिंपल सी चीज से समझाऊंगी। देखिए, डिफरेंस इन कॉस्ट, अभी रेशो भूल जाते हैं। डिफरेंस इन कॉस्ट, आपने ये पेन 10 रुपए में बनाया, चाइना ने यही पेन 2 रुपए में बनाया। आपने ये पेन 10 रुपए में बनाया, चाइना ने यही पेन 2 रुपए में बनाया। आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो गेन आपको भी होगा क्योंकि आप 10 रुपए में बनाने के बजाय 6 रुपए में किससे ले लोगे? चाइना से। तो जब कॉस्ट में बहुत डिफरेंस होता है तब इंपोर्टिंग कंट्री को भी फायदा है कि भाई 10 रुपए का मैं अपने यहाँ क्यों बनाऊं, मैं अगर इसको 10 रुपए में बनाऊंगी तो मेरे पूरे 10 रुपए खर्च हो जाएंगे। इससे बेटर है 6 रुपए में चाइना से ले लूं और 4 रुपए बचा लूं। समझ में आया? क्लियर है? चाइना के लिए क्यों बेनिफिट है भाई, उसको 2 ही रुपए में बनता है, वो क्या कर रहा है 6 रुपए में हमें बेच रहा है, यानी 4 रुपए का वो प्रॉफिट कमा रहा है। अगर यही चीज आपने 4 रुपए में बनाई होती और चाइना ने 2 रुपए में बनाई होती तो आप शायद उससे इंपोर्ट नहीं कराते, क्योंकि आपका कॉस्ट डिफरेंस इतना नहीं है। समझ में आया? आपने ये चीज 4 रुपए में बनाई होती, चाइना ने यही चीज 2 रुपए में बनाई होती, तो आप उससे इंपोर्ट नहीं कराते, क्योंकि वो आपको बेचेगा तो प्रॉफिट जोड़ के, यानी वो इनऑल आपको 6 रुपए या 4 रुपए में ही बेचेगा, तो आपको कोई फायदा नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड से गेन तभी होगा जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिफरेंस दोनों कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। क्लियर है? समझ में आया? इसका मतलब ये है, और मैं इसे हर साल ऐसे ही समझाती भी हूं, पर आपके कॉलेज की पीपीटीज में उन्होंने लिखा है, जो कि जरूरी है क्योंकि ऐसा ही कुछ वो पूछेंगे। तो उनके हिसाब से रेशो जो है किसी एक कमोडिटी का नहीं,
दो कमोडिटी की कॉस्ट का रेशो एक कंट्री में, वही दो कमोडिटीज की कॉस्ट का रेशो दूसरी कंट्री में, इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए. Once again, these are two commodities. One is pen, other is book. ठीक है, तो कहने का मतलब book upon pen in India and book upon pen in China. चाइना. इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा Cost होना का चाहिए. क्योंकि बुक हम बना रहे हैं, बुक हम सस्ती बना रहे हैं, और पेन कौन सस्ता बना रहा है? चाइना. तो बुक चाइना को महंगी बनानी चाहिए, बुक की भी कॉस्ट हमारे यहाँ बहुत कम होनी चाहिए और चाइना में बहुत ज्यादा होनी चाहिए. जब वो हमसे ज्यादा क्या होनी ले लेगा? वो हमसे क्या ले लेगा? बुक्स. और हम उससे क्या ले लेंगे? पेन. हम उससे क्या? पेन. पेन. तो रेशो ऑफ हाउ मेनी कमोडिटीज? टू कमोडिटीज. Two commodities, दो commodity, book upon pen in one country and ratio of cost of book upon pen in other commodity, in other country. इन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस होगा, तभी वो आपसे बुक लेगा और आप उससे पेन ले पाएंगे. क्लियर है? समझ में आया? यस मैम. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं. आपको लिखना है. आपको पैम्पलेट्स मिल गए हैं क्या? नहीं. चलिए ठीक है, लिखिए. नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमें कवर करना है, दैट इज criteria for measuring gains. Criteria for measuring gains from international trade. Criteria for measuring gains from international trade, या फिर how we will come to know whether there is gain from IT. How we will come to know कि गेन्स हो रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड से. The first criteria is reduction in cost of production. Reduction in cost of production. क्योंकि हम एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, वही प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें हम स्पेशलाइज्ड है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। तो it is divided into two parts, reduction in cost of production. First part is as same, decrease in cost. Decrease in cost. तो gain is equal to, gain को हमने G से रिप्रेजेंट किया है, G is equal to cost of production after trade minus cost of production before trade. Cost after trade minus cost before trade. कैसे रिप्रेजेंट होगा? CA minus CB. तो कहने का मतलब आई एम राइटिंग हियर, ऊपर मैं लिख रही हूं G शुड बी, G पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? देखिए, कॉस्ट कम हो जाएगी जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर करेंगे, तो CA विल बी लेस देन कॉस्ट बिफोर ट्रेड। बिफोर ट्रेड की कॉस्ट ज्यादा होगी और आफ्टर ट्रेड की कॉस्ट कम होगी, यानी G शुड बी नेगेटिव फॉर गेन्स, और G शुड बी लेस देन जीरो। नेगेटिव यानी लेस देन जीरो, G शुड बी लेस देन जीरो फॉर गेन। क्लियर? समझ में आया? यस और नो? सो गए? स्लेप्ट? सब लोग सो गए? नहीं मैम अभी तो नहीं, 10 मिनट और चला तो सो जाएंगे। ठीक है, तो G शुड बी, जल्दी बोल दो, G शुड बी नेगेटिव और लेस देन नेगेटिव जीरो। लेस देन 0. Why G should be negative? क्योंकि cost after production is, cost after trade is लेस। cost, हाँ, cost after trade is less than cost बिफोर ट्रेड। Before trade. before trade. चलिए, दूसरा फैक्टर इसी के अंदर, ये A पार्ट था, B पार्ट, इंक्रीज इन marginal productivity of labor. Increase in marginal productivity of labor. हमारा लेबर वही चीज बनाएगा जिसमें हम अच्छे हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से बढ़ जाएगी। MPPA यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आफ्टर ट्रेड माइनस मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बिफोर ट्रेड। यस, तो हियर G शुड बी, यहाँ पे G क्या आएगा? आफ्टर ट्रेड प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो G शुड बी पॉजिटिव, और G शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर गेन। और अगर G नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव G मीन्स लॉस। और वहां पे पुराने वाले में G नेगेटिव होगा तो गेन होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम होनी चाहिए आफ्टर ट्रेड। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो मैम। यस, MPP मतलब लिख लीजिए, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट।
यानी ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे हमारे लेबरर्स आफ्टर ट्रेड, क्योंकि हम वही चीज बनाएंगे जिसमें हम गेन कर पाए। स्पेशलाइज है या गेन करते हैं। चलिए नेक्स्ट वाज सेकंड, ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट में 2 पार्ट्स थे। चलिए सेकंड इज enhancement in national income. Enhancement in national income. National income को हम बताते हैं net national product से, NNP, ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है। NNP, GDP, GNP। तो इनहांसमेंट इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है, कौन सा एग्रीगेट होता है नेशनल इनकम का, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो गेन्स तब होंगे जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड करेंगे तो हम सामान एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पैसे आएंगे। इंपोर्ट करेंगे अगर इंटरनेशनल ट्रेड से, तो वही चीज इंपोर्ट करेंगे जो हमारे यहाँ हमें महंगी पड़ती है। तो वही चीज इंपोर्ट हो रही है जो हम अगर बनाते तो हमें महंगी पड़ती, यानी फिर से वैल्यू बढ़ रही है। दोनों ही चीज बेनिफिशियल है, एक्सपोर्ट भी बेनिफिशियल है, इंपोर्ट भी बेनिफिशियल है। तो नेशनल इनकम शुड इंक्रीज और डिक्रीज, should increase or decrease? Increase. तो yes, तो G is equal to gain is equal to Y, यानी इनकम आफ्टर ट्रेड आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, इनकम YA को हम बोलते हैं इनकम आफ्टर ट्रेड माइनस Y यानी इनकम बिफोर ट्रेड। Income YA minus YB and G should be here. G positive होना चाहिए कि negative? Income after trade ज्यादा होना चाहिए, तो G should be positive for gain और G should be greater than 0. डन। सेकेंड मेथड जिससे पता पड़ता है कि इंटरनेशनल ट्रेड से गेन हुआ कि नहीं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट मेथड इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड, yes, third one is terms of trade. तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में शायद नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला इज एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंपोर्ट प्राइस। तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट upon price of import. If PX upon PM is greater than 1, it is favorable terms. Why favorable terms? Because एक्सपोर्ट करने पर पैसे, एक्सपोर्ट की प्राइस ज्यादा है इंपोर्ट की प्राइस से, बिकॉज यहाँ पे PX ग्रेटर है। कोई भी आंसर फ्रैक्शन का 1 से बड़ा तभी आता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो। वापस से अगर px अपॉन pm का रेशो एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इंपोर्ट प्राइस का रेशो 1 से बड़ा है, यानी ऊपर वाला भगवान नहीं, ऊपर वाला एक्सपोर्ट प्राइस इंपोर्ट प्राइस से ज्यादा है, मींस यू हैव बेनिफिट। व्हाई बेनिफिट? क्योंकि एक्सपोर्ट करने पर पैसा ज्यादा मिल रहा है और इंपोर्ट करने पर हमें पैसे कम देने पड़ रहे हैं। कम देने पड़ रहे हैं। समझ में आया? क्लियर है? फेवरेबल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट प्राइस इज मोर देन इंपोर्ट प्राइस, तो नेट गेन हो रहा है। एक्सपोर्ट करने पर पैसा मिलेगा ज्यादा और इंपोर्ट करने पर कंपैरेटिवली कम पैसा देना पड़ रहा है, तो हमें गेन हो रहा है। वैसे ही if px upon pm is less than 1, if px upon pm is less than 1, it is unfavorable terms because हाँ जी, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू 1 से छोटी आती है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला बड़ा है? डिनोमिनेटर। यस, सो यस, तो यानी हियर व्हाट इज हैपनिंग, इंपोर्ट प्राइसेस आर more than, yes, greater than export prices. Import prices are more than export prices. So is it gain or no? No, it will not be gain. No gain in this case. No gain in this case. क्योंकि देयर इज अ लॉस। व्हाई? क्योंकि हमें इंपोर्ट करते वक्त पैसा ज्यादा देना पड़ा और जब हमारे सामान एक्सपोर्ट हुआ तो हमें पैसे कंपैरेटिवली कम मिले। यस, एंड द लास्ट सिचुएशन इसी के अंदर, इफ px अपॉन pm इज इक्वल टू 1, if px अपॉन pm इज इक्वल टू 1, नीदर गेन नॉर लॉस, क्योंकि दोनों 1 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब एक बराबर होते हैं जब ही तो वैल्यू 1 आती है, तो दोनों इक्वल है। हियर px इज इक्वल टू pm, सो नीदर गेन नॉर लॉस। Done? Yes, चलो एक मिनट। यस, तो 3 ways to tell कि गेन ज्यादा हुआ है कि कम हुआ है। उसमें सबसे पहला वे था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 में डिवाइडेड है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहला आता है क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, राइट? तो आंसर जो गेन होता है वो नेगेटिव होता है। और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की प्रोडक्टिविटी इंटरनेशनल ट्रेड करने से लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। डन। नेक्स्ट वाज नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड करने से बढ़ता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो हम पैसा कमाएंगे और इंपोर्ट करेंगे तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें ज्यादा खर्चा अपने यहाँ बनाने में नहीं करना पड़ रहा है। हम सस्ती चीज बाहर से ले सकते हैं। तो YA माइनस YB है गेन, और गेन पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि इनकम आफ्टर ट्रेड ज्यादा होनी चाहिए इनकम बिफोर ट्रेड से।
and the third one was terms of trade. Terms of trade is export prices upon import prices. एक्सपोर्ट प्राइस हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, यानी तभी फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो फेवरेबल है। अगर एक्सपोर्ट प्राइसेस अपॉन इंपोर्ट प्राइसेस इज लेस देन 1, यानी इंपोर्ट प्राइस यहाँ पर ज्यादा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमें अनफेवरेबल है, यानी हमें लॉस हो रहा है। एंड जब इक्वल टू 1 हो जाता है तो नो गेन नो लॉस। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलिए, तो आज हम सेशन यही एंड करते हैं। मैंने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं, यानी कि मैंने फर्स्ट पीपीटी ऑफ कॉलेज कवर कर ली है। दिस कंटेंट जितना हमने पढ़ा, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग गेन्स और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, जो 3 चीजें हैं, 2 मैंने वीडियो में बनाई है और 1 हमने आज लेक्चर में किया। तो तीनों मिला के 1 पीपीटी इज कंप्लीटली डन फ्रॉम द कॉलेज। ठीक है? यस मैम। यस तो मैम। आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं। हैप्पी उत्तरायण सभी को। सेम टू यू। बाय मैम। बाय बेटा, बाय मैम, बाय मैम। बाय Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय।